नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर तीनों ही बच्चे अभी राजमहल में एक सीक्रेट रास्ते के द्वारा अंदर पहुँच गए थे। वो तीनों ही अंदर जाने के बाद पहले ऊपर से नीचे का सारा ही नजारा देखते हैं। उसके बाद अब रिया प्लान बनाती है कि उनमें से एक पानी को उबालेगा, इसलिए अलेक्जेंडर पानी को उबालने के लिए चला गया था। रिया मेन पावर स्विच ऑफ करने के लिए चली गई थी और इधर आर्यन ने अब तक एक एक स्टेप को बड़े अच्छे से ही ध्यान से काउंट किया हुआ था, क्योंकि आर्यन को पता था कि जैसे ही यहाँ पर सारी ही लाइट्स को स्विच ऑफ किया जाएगा तो अंधेरे में शायद ये कदम ही उसका साथ दे पाएंगे। इसलिए उन तीनों ने ही अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया था। इसलिए अब रिया मेन स्विच के पास गई थी और फिर उसने अब मेन स्विच को ऑफ कर दिया था। जैसे ही पूरे राजमहल में मेन स्विच ऑफ करने से अंधेरा हो गया, वहाँ किसी को भी अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से राजमहल में क्या हो गया, क्योंकि राजमहल में आज से पहले कभी भी ऐसा इतना अंधेरा नहीं हुआ था। वहां बाहर करण गुलेरिया और कैलाश अधिकारी के लिए अंधेरे में अब एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इतनी रोशनी में शायद वो अभी रानी साहिबा की सिक्योरिटी के मद्देनजर अभी शायद अंदर नहीं जा सकते थे। लेकिन अब अंधेरा होने से अब उन्हें एक सहारा मिल गया था। वो अब अंधेरे के सहारे अब अंदर जा सकते थे। सभी ने अब एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था और फिर वो अभी एक एक करके अभी सारे के सारे अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाने लगे, क्योंकि अभी अंधेरे में उन लोगों के लिए निकलना आसान था जिससे उनके दुश्मन उन्हें देख भी नहीं पाएंगे। वहीं राजमहल के बाहर राजीव गुलेरिया के आदमियों के बीच भी एक अफरा तफरी सी मच गई थी कि आखिर राजमहल में ये सब हुआ क्या किसी ने जानबूझकर क्यों किया है, क्योंकि राजमहल में आज से पहले तो कभी इतना अंधेरा नहीं छाया जितना आज अचानक से छा गया। और अगर ये किसी ने किया है तो आखिर वो कौन है जो उनके बीच आया है, और यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी कैसे कोई अंदर आया है जो यहाँ पर इन्हें बचाने की सोच सकता है। इसलिए वो सभी अब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि सब ठीक तो है ना, कहीं कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि उन्हें यही लगा कि शायद कोई रानी साहिबा को बचाने के लिए आया होगा और उसी ने ही ये किया होगा। वहाँ हॉल में अब राजीव गुलेरिया कहता है, महेंद्र क्या प्रॉब्लम हुई है, ये यहाँ की लाइट कैसे चली गई। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब महेंद्र कहता है, तुम रुको थोड़ी देर, मैं देखता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि आज से पहले तो कभी राजमहल की लाइट गई ही नहीं। वहाँ अब तक आर्यन अपने स्टेप्स को काउंट करते हुए ही अब वो अब तक कवीनालिशा के पास आ गया था, क्योंकि आर्यन ने पहले ही सारे स्टेप्स को काउंट किया हुआ था कि वो कितने स्टेप के बाद कवीनालिशा तक उनके हाथों को खोलने के लिए पहुंच सकता है। कवीनालिशा आलिशा को भी कोई आहट सुनाई देती है, लेकिन उसे महसूस हो जाता है कि कोई तो है जो अभी अंधेरे में उसके पास आया है। इससे पहले कि वो कुछ भी कहती कि तभी आर्यन ने उनके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए बहुत ही धीरे से उसे अपने दूसरे हाथ से उसकी रस्सियों को खोलने लगा। ये देखकर अब कवीनालिशा भी समझ गई थी कि ये चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, बस ये उसकी मदद के लिए ही आया है, और कवीनालिशा को भी तो यही चाहिए था, क्योंकि कवीनालिशा बस यही प्रे कर रही थी कि बस एक बार उसके हाथ खुल जाए, उसके बाद तो वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अपनी फाइटिंग से देख ही लेगी। कवीनालिशा की रस्सियों को खुलने के बाद अब कवीनालिशा पूरी तरह से फरी थी। आर्यन अब कवीनालिशा के कानों के पास जाकर अब बिल्कुल ही स्लोली कहता है कि आप रानी साहिबा अब खड़ी हो जाइए और अपने राइट साइड मुड़कर आपको बस 30 स्टेप लेने हैं, लेकिन ध्यान रहे बस ओनली 30 स्टेप। वहाँ आपको 30 स्टेप के बाद अलेक्जेंडर आगे लेकर जाएगा। कवीनालिशा को ये कहने के बाद अब आर्यन अब एक एक करके अपने स्टेप्स को बड़ी रानी और प्रिंसेस लतिका की तरफ ले जाने लगता है, क्योंकि उसे अब तक प्रिंसेस लतिका और रानी को भी तो इसके बारे में अपडेट देना था। जैसे ही आर्यन अब उन दोनों के पास पहुंचता है तो वो अब जल्दी से दोनों का हाथ पकड़ लेता है। अपने हाथों में किसी और का हाथ का स्पर्श देखते ही अब बड़ी रानी और प्रिंसेस लतिका कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अब आर्यन ने लतिका के कान में धीरे से कहा
कि लतिका मैं आर्यन हूँ, प्लीज कुछ मत कहना, नहीं तो हम सब यहाँ पर मारे जाएंगे। और हाँ, बड़ी रानी को भी कह दो कि वो मेरे स्टेप को फॉलो करे। मैं आप लोगों को कहीं सेफ जगह पर लेकर जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे उससे पहले हमारे से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, हमारे में से किसी की कोई भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। लतिका जानती थी कि उसे अपनी बड़ी रानी को कैसे खामोश करना है। प्रिंसेस लतिका बस बड़ी रानी के अब हाथ को दबा देती है, जिससे बड़ी रानी अब समझ जाती है कि इस वक्त उन्हें खामोश रहना है, क्योंकि शायद ये वो लतिका का एक सीक्रेट कोड था जिसकी प्रैक्टिस शायद वो पहले भी करती थी, और वो भी अब लतिका के स्टेप को फॉलो करने लगती है। बड़ी रानी अब यहाँ पर कुछ भी एक भी शब्द नहीं कहती। वहाँ कविनालिशा अब तक अपने 30 स्टेप्स को पूरा कर चुकी थी। 30 स्टेप के बाद वो यहाँ पर राजमहल के किचन के अंदर थी, क्योंकि ये 30 स्टेप उसे किचन तक लेकर जा रहे थे। अब रानी आलिशा जैसे ही वहाँ पर किचन के अंदर आई तो उन्होंने देखा कि गैस का बर्नर ऑन है और एक बड़ा सा पतीला उस बर्नर के ऊपर रखा हुआ है। अब उसे ये समझ नहीं आया कि आखिर अब इस पतीले में क्या है, और जब यहाँ पर इतनी सारी सिक्योरिटी में उन्हें कैद किया गया था तो फिर इस गैस के ऊपर ये पतीला किसने रखा। और अब आलिशा को एक वहाँ पर शख्स की अब परछाई नजर आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा होने की वजह से उस गैस की रोशनी से अब वहाँ पर एक परछाई बन रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब रिया को टाइम का अंदाजा हो गया था और उसे अभी यही लगा कि शायद उसके भाई आर्यन ने अपना काम कर दिया होगा। आर्यन बड़ी ही सेफली कविनालिशा, प्रिंसेस लतिका और बड़ी रानी को बचाकर ले आया होगा। इसलिए अब रिया भी यहाँ पर टाइम का अंदाजा लगाकर वो अब मेन स्विच को फिर से ऑन कर देती है, जिससे कि पूरे ही महल में अब एकदम से ही रोशनी हो गई थी। अचानक से आई इस रोशनी ने से सभी ने अब अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि अभी अंधेरे की वजह से वो सब कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एकदम से इतनी जोर से लाइटों की चमाचक देखकर उन सब की आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी। वहाँ किचन में अब तक आर्यन भी प्रिंसेस लतिका और बड़ी रानी को लेकर वहां पर पहुंच गया था। बड़ी रानी ने अब जल्दी से किचन का दरवाजा बंद कर दिया। रिया जानती थी कि अब उसे उस रास्ते से किचन में जाना है, इसलिए वो जहां मेन स्विच था उसके बगल वाले रूम में अब जल्दी से जाकर वो अब एक बटन को प्रेस कर देती है, जिससे कि एक दरवाजा खुल जाता है। और अब रिया भी जल्दी से अंदर चली जाती है, क्योंकि अलेक्जेंडर ने रिया को पहले से ही सारी बातें बता दी थी कि उसे मेन स्विच ऑन करने के बाद उसके बाद उसे कैसे कैसे वापस से किचन में आना है, कौन से दरवाजे से कौन से बटन को प्रेस करके वो यहाँ आ सकती है। कुछ देर के बाद अब रिया भी उन लोगों को किचन में ही ज्वाइन कर लेती है। तीनों बच्चों को ऐसे देखकर अब बड़ी रानी के एकदम से ही हैरान होती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर इन 3 बच्चों ने उन्हें कैसे बचा लिया। अब बड़ी रानी हैरानी से कहती है कि आप तीनों अपना मास्क हटाएंगे। हमें शक तो है कि आप तीनों कौन हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि आप तीनों हो कौन, जिन्होंने आज हमें इतना अच्छे तरीके से बचाया है, क्योंकि अगर आज आप लोग नहीं आते तो पता नहीं क्या ही होता। बड़ी रानी की ये बात सुनकर अब तीनों ही बच्चे अब उनके कहे अनुसार अपने चेहरे से अपना अपना मास्क हटा देते हैं। वहाँ पर आर्यन, अलेक्जेंडर और रिया को देखकर अब कविनालिशा एकदम से ही कहती है, ये तो छोटे छोटे पैकेट हैं। ये सुनते ही अब प्रिंसेस लतिका कहती है, हाँ लेकिन बड़ा धमाका करते हैं मम्मा। आपने देखा ना कि अभी इन्होंने कितना बड़ा धमाका किया है। सोचो अगर ये यहाँ पर नहीं होते तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। ये सुनते ही अब सभी के चेहरे पर ही एक स्माइल आ गई थी। बड़ी रानी ने अब चारों ही बच्चों को अपने पास आने के लिए कहा। ये सुनते ही अब सभी एकदम से उनके पास आ जाते हैं। बड़ी रानी सभी को ही एक जोर का हक करते हुए कहती है, वेल डन माई चिल्ड्रन एंड थैंक यू सो मच फॉर सेविंग अस। क्योंकि हमने तो सच में अब लास्ट में उम्मीद ही छोड़ दी थी। हमने तो सोचा था शायद अब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें इस तरह से होस्टेज बना लिया गया था। लेकिन थैंक यू सो मच कि आप तीनों की वजह से ये सब काम हो पाया। बड़ी रानी की ये बात सुनकर अब तीनों बच्चे कहते हैं, इट्स ऑल राइट। वहाँ जब कविनालिशा की नज़र जब उसे गैस पर फिर से जाती है तो वो अब गैस के पास जाकर देखती है तो वो बड़े ही पतीले में पानी गर्म हो रहा था। और इतना ही नहीं, वो देखती है कि उस पतीले में वहां पर बच्चों ने पूरी के पूरे लाल मिर्च के पाउडर को भी उसमें मिलाया हुआ था। वो पानी बिल्कुल लाल होकर उबल रहा था।
ये देखकर तो अब कभी नालिशा बस फटी हुई आंखों से ही कभी उस पानी को देखती है तो कभी उन तीनों ही बच्चों को, क्योंकि कभी नालिशा की तो यहाँ पर सोचने समझने की जैसे क्षमता ही एकदम से ही खत्म हो गई थी। उस पानी को देखकर वो तीनों ही बच्चों के प्लान को समझ गई थी, इसलिए इतने छोटे बच्चों को देखकर और उनके इतने जबरदस्त प्लान को देखकर अब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कभी नालिशा कभी पानी को देखती, कभी उन बच्चों को देखती। अब वो अपनी हैरानी को दूर करते हुए अब उनसे पूछती है, बच्चों ये क्या है, क्या किया हुआ है तुमने ये सब। हालांकि कभी नालिशा ने उस प्लानिंग को अच्छी तरह से समझ लिया था, लेकिन वो एक बार बच्चों से कंफर्म करना चाहती थी। कभी नालिशा की बात का जवाब देते हुए अब रिया कहती है, ये वेलकम की तैयारी हो रही है रानी साहिबा। वो क्या है ना कि स्पेशल लोग हमारे महल में आए हुए हैं, तो उनका वेलकम भी तो अब हमें करना होगा ना, क्योंकि उनका तो कुछ अलग ही तरह से एक खास तरीके का वेलकम होगा। रिया की ये बात सुनकर अब कभी नालिशा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो कहती है, ठीक है वो बात तो मैं भी समझती हूँ, लेकिन एक बात और, जब तक हम ना कहें आप बच्चे कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लोगे, क्योंकि अब सब कुछ मैं अपने तरीके से देखती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे कहे बिना तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, कहीं ऐसा ना हो कि इसके बदले में तुम्हें कुछ हार्म ना हो जाए। कभी नालिशा की ये बात सुनकर अब चारों ही हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि कभी नालिशा नहीं चाहती थी कि उनको बचाने के चक्कर में कहीं अगर तीनों ही बच्चों को या साथ में लतिका को भी कुछ हो गया तो फिर वो रोहित को क्या ही जवाब देगी। इसलिए कभी नालिशा अनिका को क्या ही जवाब देगी, इसलिए कभी नालिशा बड़ी रानी से कहती है कि आप बच्चों के साथ सीक्रेट रूम में जाइए। इन बच्चों को की प्रोटेक्शन अब हमारे हाथ में है, क्योंकि अब इन बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे रोहित और अनिका के हैं, और अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो हम अनिका को क्या ही जवाब देंगे। और जब हमें लगेगा कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम आप सभी को बुला लेंगे और फिर आपको जिसका भी वेलकम करना होगा आप सभी उनका वेलकम शौक से कर लेना, फिर मैं आपको रोकूंगी भी नहीं। कभी नालिशा की ये बात सुनकर अब तीनों ही बच्चे हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। अब अलेक्जेंडर गैस को थोड़ा सा स्लो कर देता है। यहाँ बड़ी रानी अब आलिशा से कहती है कि ध्यान रखना बेटा अपना, क्योंकि ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। बड़ी रानी की ये बात सुनकर अब कभी नालिशा भी कहती है कि ठीक है, आप बस बच्चों को लेकर यहाँ से जाइए, क्योंकि अभी आपकी और बच्चों की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सुनते ही अब बड़ी रानी भी किचन के रास्ते से ही अब एक वहाँ महल में बने हुए एक सीक्रेट रूम की तरफ जाने लगती है। वो चारों बच्चों को भी अपने साथ ही लेकर चली जाती है। यहाँ कभी नालिशा भी किचन के ड्रॉर में से अपना फाइटिंग आउटफिट के साथ अपना मास्क निकालती है। राजमहल का ऐसा कोई भी रूम नहीं था जिसमें उन्होंने अपना फाइटिंग आउटफिट को छुपा कर ना रखा था, क्योंकि कभी नालिशा ऐसी सिचुएशन के लिए हमेशा ही तैयार रहती थी, क्योंकि उन्हें अपने दुश्मनों का पता था कि उसके दुश्मन कभी भी उस पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने हर एक रूम में, हर किचन में, हर एक जगह पर उन्होंने अपने आउटफिट को ऐसे छिपा रखा था, ताकि कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आए तो उसे अपने आउटफिट को ढूंढना ना पड़े और वो बस जल्दी से रेडी हो जाए। वहाँ अब तक बाहर राजीव गुलेरिया ने जो कहा कि अरे ढूंढो उन्हें, ये तीनों कहाँ चली गई हैं, क्योंकि जैसे ही वहां पर लाइट ऑन हुई तभी उन्होंने देखा कि वहां पर जिस चेयर पर कभी नालिशा को बांधा गया था वो तो पूरी तरह से खाली ही थी, और जबकि अब वहां पर उन्हें लतिका और बड़ी रानी भी दिखाई नहीं दे रही थी। उन तीनों को ऐसे ही एकदम से गायब होता हुआ देखकर अब तो राजीव गुलेरिया और वहां पर उसके सारे के सारे साथी अब घबरा जाते हैं कि आखिर ये गए तो गए कहाँ। वहां अब तक बाहर राजीव गुलेरिया ने अपने आदमियों को उन्हें ढूंढने के लिए बोल दिया था, तो इधर राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब महेंद्र कहता है मैं एक बार ऊपर जाकर देखता हूँ। तो वहीं गौतम गुलेरिया भी अभी दूसरी तरफ जाने लगता है। वहाँ मनीषा गुलेरिया और कामिनी भी उन्हें ढूंढने के लिए लग जाती हैं। यहाँ हेड सर्वेंट अब चुपके से जब वो सब इधर उधर हो जाते हैं तो अब हेड सर्वेंट को भी एक मौका मिल गया था उसे बाहर इस चीज को इन्फॉर्म करने का कि अंदर अब कभी नालिशा सुरक्षित है, इसलिए वो अब अपनी अटैकिंग पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये अच्छी तरह से पता था कि बाहर कैलाश अधिकारी हैं और उनके साथ कितनी ही सिक्योरिटी होती थी वो अच्छी तरह से जानते थे।
इसलिए अब वो उनका काम बचा था कि उन्हें बस बाहर जाकर एक बार उन सबको इन्फॉर्म करना है। उन सब के इधर उधर होते ही हेड सर्वेंट भी अब चुपके से राजमहल से बाहर आकर अपने आदमियों से, साथ में कैलाश अधिकारी वहां सब से कह देता है कि फाइटिंग शुरू कर दो, रानी साहिबा अब सुरक्षित है। हेड सर्वेंट की ये बात सुनकर अब सभी अपनी अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि अब वो उन्हें किसी भी तरह का डर नहीं था, क्योंकि अब उन्हें अपनी रानी साहिबा को हर हाल में बचाना था। वो अभी तक बस इसीलिए फाइट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी रानी साहिबा उनके कब्जे में थी। यहाँ करण गुलेरिया ने जब ये अनाउंसमेंट सुना तो वो भी एकदम से ही खुश हो गए थे, लेकिन वो साथ के साथ अपनी खुशी के साथ हैरान भी थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन अब उनके पास इतना समय नहीं था इन सब बातों का सोचने का। लेकिन अब उनके लिए सबसे जरूरी बात अब ये थी कि पहले वो इस राजमहल के बाहर जितने भी लोग हैं उन सभी को ही मार के अंदर जाकर फिर ही देख सकते हैं। इसलिए अंदर जाने से पहले उन्हें यहाँ पर बाहर दुश्मनों के इस फौज को खत्म करना होगा। यही सब सोचते हुए करण गुलेरिया ने यहाँ पर अब बाहर ही अपनी फाइटिंग शुरू कर दी थी। यहाँ अंदर राजीव गुलेरिया अब गौतम गुलेरिया से कहता है कि अब तुम इन सर्वेंट को एक एक करके मारना शुरू कर दो, क्योंकि जब हम इन सर्वेंट्स को मारेंगे तभी ही इनकी रानी साहिबा को इनके ऊपर दया आएगी और इन्हें बचाने के लिए वो जहाँ भी छिप कर बैठी हुई है वो जरूर बाहर आएगी। मैं भी तो देखता हूँ कि रानी साहिबा कब तक अपने आदमियों को ऐसे मरता हुआ देखकर छुप कर बैठ सकती है। आज तो हर हाल में उसे बाहर आना ही होगा और आज उसे मेरे हाथों से मरना ही होगा। यहाँ गौतम गुलेरिया और महेंद्र अब दोनों ही अब उन सर्वेंट्स को मारना शुरू कर देते हैं राजीव के प्लान के अनुसार। और अब वो साथ के साथ वो रानी साहिबा को भी आवाज लगा रहे थे। वो साथ के साथ कह रहे थे कि रानी साहिबा आप अभी के अभी बाहर आ जाइए, वरना इनकी मौत की जिम्मेदार आप ही होंगी, क्योंकि हम आपके महल के किसी भी सर्वेंट्स को नहीं छोड़ने वाले हैं। और देख लेना इन सब की मौत की जिम्मेदार आप होंगी, क्योंकि आपकी वजह से ये सब निर्दोष मारे जाएंगे। अब तक अंदर कविनालिशा महेंद्र की इन सारी ही धमकियों को सुन रही थी। उनकी हर एक आवाज कविनालिशा के कानों में जा रही थी और उनकी हर एक धमकी के साथ उसके हाथों की मुट्ठियां बंद होती जा रही थी। इसलिए अब कविनालिशा अब एक वॉइस चेंजर डिवाइस को अपने कपड़ों में फिक्स करने लगती है, जिसे वो अक्सर तब यूज करती थी जब वो इंपीरियल ग्रुप की मीटिंग में को अटेंड करती थी, क्योंकि इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए कविनालिशा कभी भी अपनी ओरिजिनल वॉइस का यूज करती ही नहीं थी। कविनालिशा जानती थी कि किंग यानी कि रोहित और उसकी माँ ने उससे कहा था कि वो एक फाइटर है। ये बात वो कभी किसी के सामने नहीं आने देगी। उसने इस चीज के लिए प्रॉमिस भी किया था। किचन के दरवाजे को खोलकर लेकिन अब कविनालिशा कहती है कि रानी साहिबा से बाद में मिल लेना, पहले मुझसे तो निपट लो, क्योंकि रानी साहिबा तक तो तुम बाद में ही पहुंच पाओगे। उसके लिए पहले तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। ये कहते हुए ही अब आलिशा जल्दी से दौड़कर वहां पर आती है और फिर वो महेंद्र के सीने पर जितनी जोर से उससे होता है उतनी जोर की एक लात मारती है। कविनालिशा की इस एक लात का प्रेशर ही इतना बहुत ही ज्यादा था, जिसकी वजह से महेंद्र उससे बहुत ही जाकर दूर घिसड़ता हुआ गया और वो एक दीवार के साथ जाकर सटक गया। और अब वो दीवार के पास पड़ा कर रहा था और वो चिल्लाने लगता है और वो अब वहां पर चिल्लाते हुए कहता है कि रानी साहिबा बचाइए, ये मुझे देखिए, ये सही नहीं हो रहा है मेरे साथ। आपके होते हुए कोई राजमहल में मुझ पर अटैक कैसे कर सकता है। यहाँ पर अब महेंद्र इसे ही अटैक से अब वो अपने सारे ही हथियारों को डाल देता है और अब वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो पता नहीं रानी साहिबा का उसके साथ कितना ही अच्छा रिश्ता होगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस आउटफिट के पीछे खुद रानी साहिबा ही है। लेकिन उसे अटैक से बचने के लिए उसने यही सबद आजमाए कि वो तो क्या रानी साहिबा आपका जहाँ कहीं भी है आप आ जाइए, मुझे बचाइए। आप बुज़दिल हैं, खुददार नहीं है। आप एक फाइटर को भेज दी, ये गलत बात है रानी साहिबा। इससे पहले कि कविनालिशा महेंद्र को और भी मारती कि तभी बीच में वहां पर अब एकदम से ही गौतम गुलेरिया आ गया था और अब वो आलिशा की तरफ अपनी अटैकिंग पोजीशन ले लेता है और फिर उसने आलिशा के ऊपर अपना अटैक करना जारी कर दिया। यहाँ आलिशा ने भी अपनी पोजीशन गौतम गुलेरिया से लड़ने के लिए ले ली थी और कुछ ही देर में दोनों के बीच अब एक जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी।
राजीव गुलेरिया ने जब ये देखा कि गौतम को जबरदस्त टक्कर दे रही है, जो भी ये फाइट कर रहा है ये फाइटर, तो वो अब हैरान हो गया था कि आखिर गौतम गुलेरिया जिसे उसने इतना ट्रेंड किया हुआ था उसको कोई इतनी जबरदस्त टक्कर कैसे दे रहा है। क्योंकि उसे अब लगने लगा था कि शायद गौतम गुलेरिया अब यहाँ पर हार जाएगा, क्योंकि राजीव गुलेरिया ने तो उसे पावर ड्रग दिया हुआ था और उस पावर ड्रग को लेने से तो इंसान में न जाने कितने ही हाथियों जितनी ताकत आ जाती है। इसी वजह से ही वो हैरान था, क्योंकि वो जानता था कि गौतम गुलेरिया में तो इतनी पावर होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो इससे ऐसे हारता हुआ नजर क्यों आ रहा है। इतना ही नहीं, पिछले 6 साल में उसे एक अच्छा फाइटर और खुद राजीव गुलेरिया ने ही बना दिया था। ये तो राजीव गुलेरिया भी जानता था कि आखिर किस तरह से उसने गौतम को दिल्ली के ट्रैफिक सिग्नल से उठाया था, क्योंकि दिल्ली में रोहित ने उसे भीख मांगने के लिए वहां पर मजबूर कर दिया था, वहां पर उसे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था। क्योंकि गौतम गुलेरिया जब दिल्ली से वापस मनाली के लिए निकल रहा था तब मोनिशा और कामिनी ने उसके पासपोर्ट वगैरह उसके सारे ही डॉक्यूमेंट उससे ले लिए थे और वो वहां पर ये कामिनी और मोनिशा तो उसे वहां पर छोड़कर चले गए थे, लेकिन रोहित ने वहां पर अपने एक आदमी को भेजकर उसके सारे डॉक्यूमेंट को भी उठवा दिया था, जिससे अब यहाँ पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था भीख मांगने के। लेकिन वहां से राजीव गुलेरिया ने ही इस चीज का फायदा उठाया था और उसने ही गौतम को वहां पर उन सड़कों से उठाया था। वो राजीव ने उसे अब अपने आदमियों से कहकर उसे उठवा तो लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कभी भी रोहित और अनिका अलेक्जेंडर का सच जाने, क्योंकि उस रात अनिका ने 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म दिया था। क्योंकि जब अलेक्जेंडर उनकी जिंदगी में आया था तो तब अनिका और रोहित ने न जाने कितनी ही कोशिश की थी कि शायद क्योंकि आर्यन को चुराने वाला अगर गौतम गुलेरिया है तो उसके पास जरूर कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिससे उन्हें पता चल सकता कि अलेक्जेंडर उनका बेटा है। उसी समय ही राजीव गुलेरिया ने अपनी ये चाल चल दी थी। ये बात बहुत कम ही लोग जानते थे कि अनिका के 3 बच्चे थे। वहीं दूसरी तरफ पेरिस कॉलेज मैनेजमेंट में अनिका ने अब तक अपना पूरा ही प्लान बना लिया था। अब बारी थी तो सिर्फ उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की, और फिर उसने अब सभी को ही समझा दिया था कि किसको क्या करना है, आखिर कौन किस रास्ते से जाकर उन सभी को मार गिरा सकता है। क्योंकि उस वीडियो में वो अच्छी तरह से देख चुके थे कि दुश्मनों ने कैसे उनके सारे ही गेस्ट को कैसे और कॉलेज में वहां पर जो स्टूडेंट्स को कैसे बंधक बना लिया था। इसलिए अब बारी थी तो अब उनसे बदला लेने की और इन सब को उनके हॉस्टल से छुड़ाने की। और इसलिए वो भी अब बिना किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाए उन्हें अब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना था, क्योंकि अनिका नहीं चाहती थी कि इस फाइट में किसी भी निर्दोष की जान जाए। अनिका अब सभी को अपना अपना प्लान समझाकर अब सभी से कहती है कि क्या किसी को कुछ भी पूछना है, क्या किसी को इस प्लान में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो वो अभी पूछ सकता है, क्योंकि उसके बाद हम सबको किसी से भी बात तक करने का समय नहीं लगेगा और शायद हम सब बोल भी नहीं पाएंगे। सभी ने कहा कि हमें सब समझ में आ गया है। तो वहीं फोन पर अब इंस्पेक्टर अब्बास भी अनिका का पूरा ही प्लान सुनकर कहते हैं, वाकई में बहुत ही अच्छा प्लान है, हम सब बस यही करेंगे। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, ठीक है फिर हम सभी बेसमेंट में मिलते हैं। अनिका की इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास के साथ सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि अब तक सभी इस लड़ाई को लड़ने के लिए अब तक पूरी तरह से तैयार थे। अनिका ने अब सभी से पूछा कि क्या आप सभी ने अपने अपने वॉइस चेंजर डिवाइस और उस बैंड को पहन लिया है या नहीं, क्योंकि जब तक आप उसको पूरी तरह से अपने आप पहन नहीं लेते तब तक हम वहां पर नहीं जा सकते, क्योंकि आप में से किसी को भी अपनी ओरिजिनल वॉइस में वहां पर किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, ना ही हमें एक दूसरे से बोलना है जब तक आपकी ड्रेस में या आपकी बॉडी में ये वॉइस चेंजर ना लगा हो। और हाँ, उस बैंड को भी पहनना बहुत ही जरूरी है ताकि हम केमिकल को पहले से ही डिटेक्ट कर पाएं। अनिका की ये बात सुनते ही तो अब सभी ही कहते हैं, हाँ हम सब पूरी तरह से रेडी हैं। हम सब ने ही अपने बैंड को भी लगा लिया है और अपने उस वॉइस चेंजर डिवाइस को भी। इस बार कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी। इंस्पेक्टर अब्बास अब कहते हैं कि अनिका अब मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, वक्त हमें यहाँ पर और नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ही कम है, इससे पहले वो किसी निर्दोष की जान ले ले। ये इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है जल्दी से चलिए। और फिर वो सभी अपने अपने रूम से निकलकर एलिवेटर के पास आ जाते हैं। अब निखिल ने अब तक सारे ही कैमराज को अभी तक अच्छी तरह से संभाला हुआ था।
कि किसी को भी उसके ऊपर अब तक शक भी ना हो, और वहां पर सच बताएं तो किसी को शक भी नहीं हुआ था, क्योंकि इन कैमरों के द्वारा ही वो अच्छे से देख पा रहे थे कि उनके दुश्मन कहाँ कहाँ मौजूद हैं। कुछ ही देर में वो सभी अभी नीचे बेसमेंट में आकर एक दूसरे से मिलते हैं, जहां पर अनिका ने उन सबको मिलने के लिए बोला था। अनिका ने कुछ हथियार इंस्पेक्टर अब्बास, अर्जुन सिंह और छठी इंद्री को भी दे दिए थे। सभी अब अपनी अपनी गन्स को लेकर अपनी अपनी पोजीशन को ले लेते हैं, और फिर वो सभी अब अनिका के प्लान के मुताबिक एक एक करके सभी अब उस लोकेशन पर खड़े हो जाते हैं जहां पर अनिका ने उन्हें पहले से ही इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे। सारे ही होस्टेज की नजर जब अपार्टमेंट के बेसमेंट की तरफ जाती है तो वो देखते हैं कि कुछ लोग जो रोबोट जैसे दिख रहे हैं वो उनकी तरफ ही आ रहे हैं, ताकि अब उन्हें भी एक उम्मीद नजर आ रही थी। यहाँ अनिका ने अब तेजी से एक आदमी पर अपना अटैक कर दिया था। जैसे ही अब अनिका ने वहां पर उन दुश्मनों के लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू किया, वैसे ही अब इंस्पेक्टर अब्बास ने भी एक आदमी के ऊपर अटैक कर दिया था, और उन्हें देखते ही देखते अब तक भूमिका ने भी अपना अटैक कर दिया था, और वो भी अभी अपनी अटैकिंग पोजीशन ले चुकी थी, क्योंकि अनिका का पहला प्लान यही था कि वो सबसे पहले होस्टेज की सिक्योरिटी को इंश्योर करेगी, और फिर वो अपने दुश्मनों को एक एक करके मारना शुरू करेगी, क्योंकि आज यहाँ से उसके दुश्मन जिंदा बचकर तो नहीं जाने वाले थे। लेकिन हाँ, उससे पहले वो सभी लोगों को वहां पर उनके बंधकपन से छुटाना चाहती थी। वहीं अपने रूम की बालकनी में खड़ा हुआ अक्षय वर्मा ने जब ये यहाँ का नजारा देखा तो वो गुस्से में आ गया था, क्योंकि यहाँ उसका ये प्लान तो अब उसे फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि जितनी ही चालाकी से उसने यहाँ पर इस कॉलेज में मौजूद लोगों को बंधक बनाया था, वो अब उसे सक्सेस होता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि अनिका की टीम ने एकदम से ही आकर उसके सभी आदमियों को मारना शुरू कर दिया था। इसलिए अक्षय वर्मा अब अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालकर अपने उन आदमियों में से किसी एक को फोन लगाता है जो कॉलेज के बाहर नजर रख रहे थे। जैसे ही एक आदमी ने जब अपना फोन उठाया तो उसने अपने फोन पर अपने बॉस का नंबर देखकर हेलो कहा। ये सुनते ही अब अक्षय वर्मा ने उसे कहा कि अरे बेवकूफो, तुम सब बाहर क्या कर रहे हो? यहाँ दुश्मन अंदर घुसकर हमारे आदमियों पर अटैक कर रहे हैं, तो तुमने उन लोगों के ऊपर नजर कहाँ ही रखी? भला अब तुम्हारी आंखों के सामने से हमारे दुश्मन अंदर कैसे आ गए? और तुम खुद आके देखो ना कैसे हमारे आदमियों के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं। और तुम सब अभी तक बाहर ही हो क्या तमाशा देखने के लिए खड़े हो क्या तुम लोग वहां पर? अब तक तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते और अपने आदमियों को क्यों नहीं बचाते? अपनी बॉस की ये बात सुनकर अब वो आदमी कहता है कि तुम सब अभी अंदर जाकर के बस बॉस, हम सब अभी ही अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। वैसे बॉस, हम तब से ही यहाँ पर हैं और हमने बड़ी ही अच्छी तरीके से यहाँ की देखभाल की है। हमने सच में किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया है। तो फिर ये लोग यहाँ पर अंदर कैसे आ गए? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अपने उस आदमी की ये बात सुनकर अब अक्षय वर्मा को सच में बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसे साथ के साथ खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि सच में उसकी टीम में कितने ही नालायक लोग हैं। अगर इन्होंने अच्छे से सिक्योरिटी की होती तो फिर ये यहाँ पर ये रोबोट वाले लोग कहाँ से आए? एकदम से ये ऐसे कहाँ छिप कर बैठे हुए थे? अभी आकाश वर्मा यहाँ बड़बड़ाता है। इधर दूसरी तरफ से वो आदमी भी अभी फोन को डिस्कनेक्ट करते हुए अब वो अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से तुम सब अंदर चलो, क्योंकि हमारे आदमियों पर अंदर अटैक हो रहा है। उन लोगों को वो जल्दी ही बंधक जिन्हें हमने बनाया है छुड़ाने वाले हैं, इसलिए उनको छुड़ाने से पहले जल्दी से चलो, क्योंकि इससे पहले कई सिचुएशन हमारे हाथ से ना निकल जाए। अगर इस बार हम हार गए तो फिर तो हमारी मौत तय है, क्योंकि इस बार हम नहीं बच पाएंगे। और हाँ, जरूरत पड़े तो हम उसके लिए गोलियां भी चलाएंगे, क्योंकि हम अब किसी के ऊपर रहम नहीं करने वाले हैं। वहाँ अपनी गाड़ी में बैठी हुई स्वाति मल्होत्रा अब रोहित की तरफ देखती है, क्योंकि जैसे ही यहाँ बाहर की सिक्योरिटी अब उन्हें अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, तो स्वाति मल्होत्रा हैरानी से रोहित की तरफ देखती है और कहती है कि क्या लगता है रोहित तुम्हें, अनिका की मदद के लिए क्या हमें जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि जिस तरह से ये इतने आदमी अंदर गए हैं, जरूर अंदर कुछ ना कुछ हुआ है, इसलिए तुम्हें क्या लगता है? स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है वैसे उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही इन सब के लिए काफी है, क्योंकि शेरनी है वो शेरनी, और उसे कोई भी उसकी जंग में हरा नहीं सकता।
लेकिन मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि हमें कॉलेज के अंदर चलना चाहिए। ये कहते हुए ही अब रोहित गाड़ी का दरवाजा खोल देता है और फिर वो बाहर निकल कर आ जाता है। यहाँ अभी स्वाति मल्होत्रा भी दूसरी तरफ से अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाती है। अगर कोई इन दोनों को बाहर से देखेगा तो उन्हें यही लगेगा कि ये दोनों कोई रोबोट हैं। अब तक स्वाति और रोहित दोनों ही अब जल्दी से उन आदमियों के पास आ जाते हैं और अब वो दोनों ही उन आदमियों को अंदर जाने ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अगर ये लोग अंदर गए तो जिससे अनिका का काम बढ़ जाए।